देखिए आज हम लोग बात करेंगे एपी के ऊपर, ठीक है। एपी क्या होती है एपी? तो चैप्टर नंबर 5 है 10th क्लास में। तो इसमें देखो बच्चों क्या होता है, इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहते हैं इसको समांतर श्रेणी, ठीक है। देखो तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसीडिंग नंबर टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। देखो इसमें क्या होता है, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक तरीके से ये एक प्रकार की सीरीज होती है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, जहां हर एक टर्म, जैसे कि अगर मैं बात करूं टू की टेबल, देखो 2 4 6 8 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, जैसे इसमें मैंने 2 ऐड करा तो मैं यहाँ पहुंच गया, इसमें 2 ऐड करा तो मैं यहाँ पहुंच गया, और इसमें 2 ऐड नंबर करा, ये है, ठीक है। तो ये हर एक नंबर जो होता है, ये फिक्स्ड नंबर जो होता है, ये जो भी ऐड किया गया जो नंबर होता है वो एकदम फिक्स होता है। एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसीडिंग नंबर, प्रेसीडिंग मतलब इसके आगे वाले नंबर में, जैसे कि 4 में कुछ नंबर ऐड करा वो फिक्स था 2, इसी में फिर से 2 ऐड करा तो हो गया 6, इसी में 2 ऐड करा तो क्या हो गया 8, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़ के अलावा, यानी आप ये नहीं कह सकते फर्स्ट टर्म से पहले का कहीं किसी में कुछ जुड़ा होगा क्या क्या तब फर्स्ट टर्म पर पहुंचाया गया, ऐसा नहीं कह सकते अब इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें, अब ये तो एक एग्जांपल हो गया, इसका एक्चुअल में कॉमन इसका क्या वो होता है, देखो जैसे कि अगर देख मैं बात करूं तो देखो A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा डॉट 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 अप टू AN, ठीक है। एन यहाँ पर क्या होता है? नेचुरल नंबर, ठीक है, जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें जो ये ए जो होता है, ये ए होता है फर्स्ट टर्म, A1 कह दो या ए कह दो, जिसे क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में आता है आपका, जैसे सेकंड नंबर A2 हो गया तो उसे कह दोगे सेकंड टर्म, तो कह दो इसको भी A2, इसको बोल दोगे क्या? सेकंड टर्म, क्लियर। उसके बाद में आता है आपका डी, ये जो डी होता है ये असल में एक फिक्स्ड नंबर, ये जो ये बात कर रहा है एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसीडिंग नंबर, तो ये जो फिक्स्ड नंबर पर ये जो बात कर रहा है ये ही असल में आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इस डी को ही आप क्या कह देते हैं? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ठीक है, डन। इसे ही कहते हैं आप कॉमन डिफरेंस। तो ये जो डी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, जो फर्स्ट नंबर का डी होता है, ये फर्स्ट नंबर का जो आप जो डी निकालते हो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को ही हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर, सारो मतलब एक तरीके से सभी के फिक्स का सभी के बीच का ये डिफरेंस होता है। जैसे अगर आपको करना कुछ नहीं है, जैसे कि देखो अगर आपको मान लो यही चीज अगर D2 निकालनी है तो इसका तरीका होता है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अगर अब जैसे मान लो किसी को ये कोई जनरल फॉर्म में इसे लर्न रखना है तो उसका तरीका क्या होता है? DN इक्वल टू AN प्लस 1 माइनस AN, ये इसे ऐसे करके आप याद रख सकते हो। वैसे तो एनसीईआरटी में ये कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये एक बनाने का तरीका यही है। जैसे मान लो अब आपको D1 निकालना है तो n इक्वल टू 1 पुट कर दो, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो A2 माइनस A1, देखो हमने यही किया है यहाँ पर, ठीक है। और जब आप जैसे मान लो D2 निकालते हो तो वो हो जाएगा आपका A3 माइनस A2, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में देखो देखो अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एन, ये एन क्या होता है? जहां पे जैसे ये जो एन ये जो दिया हुआ है ये होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर। ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यानी और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पदों की संख्या, यानी जितने टर्म है उनकी संख्या हो गई। फिर उसके बाद में हम ए एन पर बात करते हैं। ए एन होता है एनथ टर्म, एनथ टर्म, ठीक है, एनवा पद जिसे कह देते हैं। कुछ लोग इसे लास्ट टर्म भी कहते हैं, जैसे किसी एपी की एकदम जो लास्ट नंबर की जो टर्म होगी वो इसे कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। हिंदी में कह देते हैं अंतिम पद, अंतिम, एनथ टर्म या एनवा पद ऐसे कह देते हैं ना, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद में अब आपका इसका एक जनरल तरीका होता है कि किस तरीके से एपी लिखी जाती है। जैसे कि A1 A2 A3, अब ये बनी कैसे होगी? जरा आप एक चीज गौर करो, ये जो ए होता है, अगर ए तो देखो ए ही होता है, ये तो फिक्स है, ठीक है, ए,
A1 को ही आप A भी कह दो चाहे A1 कह दो। अब A2 जो है, जैसे कि अब इसको ऐसे समझो, जैसे कि मान लो मेरी उम्र 25 साल 25 ईयर, ठीक है, और मेरे किसी स्टूडेंट की एज कितनी हो गई 15 साल, ठीक है, मैं उससे 10 साल बड़ा हूं, ठीक है, उसको मुझ तक पहुंचने में कितना क्या ऐड किया जाए, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर मेरे स्टूडेंट की एज में अगर हम दोनों के बीच की एज का जो डिफरेंस है अगर मैं वो ऐड कर दूंगा तो वो मेरे तक पहुंच जाएगा। तो अगर मैं चाहूं तो इसे a प्लस डी भी कह सकता हूं। ए टू को क्या कह सकता हूं, a प्लस डी। क्लियर। अब एक चीज मैंने गौर करी यहां पर, क्या गौर करा कि जो पहले नंबर पर आया होगा तो उसमें डी से जीरो मल्टीप्लाई रहा होगा शायद, है ना, डी से शायद जीरो मल्टीप्लाई रहा होगा, जब भी वो जीरो इंटू डी तो वो तो जीरो हो गया और ए वाली टर्म रह गई। सेकंड वाली टर्म में डी ए इस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक और एग्जांपल देखो इसका, मेरा स्टूडेंट मुझसे 10 साल छोटा है, मैं मेरे बड़े भाई से 10 साल छोटा हूं, ठीक है, तो एपी बनानी है। तो देखो मेरे स्टूडेंट को अगर मुझ तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको दोनों के बीच का डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा खुद में, तो ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे अगर मेरे भाई के एज तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। यानी मान लो अगर मेरी एज 25 ईयर है तो 25 में 10 ऐड कर दिया तो मैं 35 तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी। ये जो दूसरे नंबर की जो टर्म थी उसमें हमने क्या करा, डी यानी कॉमन डिफरेंस को हमने ऐड कर दिया। इस A2 को मैंने अभी अभी क्या लिखा है, A प्लस डी, तो देखो इसे मैं A प्लस डी लिख सकता हूं, ये लिख दिया। और इस A प्लस डी को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस टू डी। बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, सही है, देखो कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब यहां से एक बात पता चली मुझे, क्या बात पता चली, पहली वाली टर्म में डी जीरो से मल्टीप्लाई रहा होगा, दूसरी वाली टर्म में डी वन से मल्टीप्लाई रहा होगा, तीसरी वाली टर्म में डी टू से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब मैं जितने वे नंबर तक जाता हूं उससे एक नंबर कम से डी मल्टीप्लाई हो जाता है, सही बात है। तो इसका मतलब अगर मैं एनवे नंबर की टर्म पर जाऊंगा तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसे ही मैं क्या कह देता हूं, ए एन कह देता हूं, क्योंकि ये कुछ ऐसे रही होगी, देखो A3 कॉमा A2 कॉमा A1, ये इस तरीके से ये एपी लिखी गई थी, सही बात है, डन, पक्का आ रहा है समझ में अच्छे से। तो ये इस तरीके से ये एपी लिखी जाती है। यहां से हमारा एक नया फॉर्मूला निकल कर आया जिसे कि इसने कहा nth टर्म, क्या कहा, बोलो, nth टर्म ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो गया, डी। ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इससे आप दिए गई किसी भी एपी का nth टर्म निकाल सकते हो, सही बात है। कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो गया 1 2 3 और ये 4, सही है। 4 अननोन टर्म्स है हमारे पास, वो हर बार जब केवल एक सिंगल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सबसे जनरल जो क्वेश्चन आता है, सबसे कॉमन जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि दी गई एपी में हमें पता है 4 अननोन क्वांटिटी है, तो कोई सी भी 3 दे देगा वो और एक पूछेगा, उससे आपको इस वैल्यू में पुट कर देना है, उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, जो भी आपका आंसर आएगा हो जाएगा। क्लियर, डन। अब देखो उसके बाद में और आगे बात करते हैं अब हम। डन, ठीक है। अब देखो आगे देखो, अब हम बुक के ऊपर आते हैं। तो बुक में हमारा इसमें क्या है, बेसिकली इसमें 5.1 5.2 और 5.3 ये तीन एक्सरसाइज है और बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है तीनों एक्सरसाइज। 5.1 में जो है ये आपको एक बेसिक्स, आपको इंट्रोडक्शन दिलवाता है, आपको ये पहचान करवाता है कि एपी क्या होती है, एपी क्या होती है। फर्स्ट में तो ये आपको यही करवाएगा। सेकंड वाले में ये आपको क्या करवाएगा, जैसे कि मान लो एक एपी दे देगा और कहेगा कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे अब इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म पूछेगा, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म और ए एन यानी nth टर्म। इन चार टर्म्स में ये जैसे मान लो कोई सी भी तीन आपको दे देगा और एक आपको पूछेगा, ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें मैं इस पर बेस्ड सबसे कॉमन एक क्वेश्चन लेता हूं,
बट अभी शुरुआत में पहले अभी अपन 5.1 पर है, तो पहले 5.1 ही देख लो एक बार। आपको एपी की एक बार जब पहचान हो गई तो फिर तो आप इसको कर ही सकते हो, है ना। देखो देखो इसको क्या करना है। देखो जैसे मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर देन द फेयर 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी ये कह रहा है आपको, और इसमें आपको क्या करना है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द नंबर इवॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। इन दी गई टर्म्स में ये कौन सा एपी बनाता है और कैसे बनाता है, और एक रीजन सहित बताओ ये बात, ठीक है ना। अब देखो ये कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जैसे कि मान लो एक टैक्सी वाला जो है वो क्या करता है, वो एक टैक्सी फेयर यानी जो टैक्सी का जो भाड़ा है वो कितने रुपए, 15 रुपए लेता है, ठीक है, ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर का। और 1 किलोमीटर के बाद में एक एडिशनल चार्ज लेता है, वो 8 रुपए प्रति किलोमीटर का एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, ठीक है, डन। अब देखो क्लास के साथ बने रहना बिल्कुल। अब देखो आगे अब हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो हो गया देखो 15 रुपए, ठीक है। सेकंड किलोमीटर के लिए ये अब आपको बोलता है 8 रुपीज एक्स्ट्रा लेता है, तो 15 ये तो लेगा ही लेगा। इस 15 में 8 ऐड कर दो, कितना हो गया 23। कितना हो गया 23। अब इसमें भी फिर वही 8 रुपीज एक्स्ट्रा लेता है ना। तो इसमें 8 रुपीज एक्स्ट्रा कितने लेगा, इसमें 23 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 31। 31। तो क्या ये इस तरीके से बताओ ये एपी बनाता है नहीं बनाता, सही है, डन। अब देखो आगे ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 फॉर द ईच एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब ये क्वेश्चन थोड़ा और ही अच्छा खासा है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या करना है ना। तो एक गैस का सिलेंडर जो है उसमें कुछ हवा थी पहले, ठीक है, और वो पंप करा। वो बोलता है कि जितनी बार वो पंप करता है 1/4 यानी 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है तो क्या ये बताओ ये एपी बनाएगी। इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा थोड़ी देर के लिए यही सोच लेता है मैं करूँ क्या। तो देखो इसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि इनिशियली ये चीज़, देखो मैं आपको फेयरली आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो वैसे तो इसको भी हटा ही देता हूँ मैं, देखो हटा ही देते हैं इसको भी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक सिलेंडर है, उसको जितनी बार पंप किया जाता है वो उसमें जितना था उसका 1/4 पार्ट हर बार निकल जाता है, ठीक है। तो हमें शुरुआत में सबसे पहले मानना पड़ेगा, तो हमने लिखा इनिशियली उसमें कितना था x, यूनिट के लिए आप चाहे लीटर मान लो, ठीक है। ये ही हमारा a1 हो गया। a2 निकालो तो x में से 1/4 ऑफ x का निकल गया, तो ये कितना हो गया देखो 1 लगाओ, 4x माइनस एक्स अपॉन 4 कितना हो गया 3x अपॉन 4, डन। अब हमारे पास a3 है, तो देखो अब इतना तो था ही, इतना तो था ही, इसमें से 1/4 पार्ट हटेगा, किसका हटेगा, जितना था किसका, इसका, तो 3x अपॉन 4। तो ये कितना हो गया 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16। 16 एलसीएम, 4 का डिवाइड 16 में दिया तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 3 जा 12x माइनस 16 का 16 में दिया तो 1 बार, 1 इंटू 3 3x। कितना हो गया ये बोलो 8 9 9x अपॉन 16, 3 3 जा 9, कटेगा ही नहीं है तो ये कितना हो गया 9x अपॉन 16, सही है। अब देखो तो ये 9x अपॉन 16 किसका हो गया a3 का हो गया। तो अभी एक बार के लिए आप पहले तो d1 निकालो, तो d1 देखो क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। अब देखो a2 माइनस a1 के लिए क्या होगा, देखो a2 कितना है 3x अपॉन 4, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने x, तो ये 1/3 में से 1 लेस करोगे तो माइनस का 1/4 x बचेगा, सही है। कैसे बचा देखो 4 3x माइनस 4x, क्या बचेगा ये माइनस का 1/4x, सही है। अब देखो आगे, अब हम निकालेंगे d2, तो d2 निकालने का क्या तरीका होता है a3 माइनस a2। देखो a3 कितना होता है a3, ये रहा a3 9x अपॉन
16, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो आप a2 कितना है 3x/4, तो करो देखो इसको 16 एलसीएम 9x माइनस 4 2 टू 3 6x, ये कितना हो गया 3x/16, 3x/16। हमारा d1 तो आ रहा था, तो यानी d1 इक्वल टू तो क्या है हमारा देखो माइनस के 1/4x, और d2 बराबर क्या है 3x/16, तो d1 नॉट इक्वल टू क्या हो गया d2, d1 नॉट इक्वल टू क्या हो गया d2। अब जब कहीं पर d1 नॉट इक्वल टू d2 आ जाता है तो हम कह देते हैं कि दी गई सीरीज जो है वो एक एपी नहीं है। आ गई बात समझ में, एपी नहीं है। अगर d1 d2 यानी अगर कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल होता है तो हम कह देते हैं ये दी गई जो सीरीज है ये एक एपी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना, दिया हुआ प्रोग्रेशन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 रुपीज फॉर ईच सबसीक्वेंट मीटर। अब एक जैसे मान लो कोई भी एक मजदूर है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो एक खड्डा खोदता है कहीं पर, और वो क्या करता है पहली बार के लिए 150 रुपीज लेता है, और फिर हर एक जो मीटर पहले मीटर के लेता है 150 रुपीज, और जैसे जैसे मीटर बढ़ता जाता है तो वो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेने लग जाता है। तो शुरुआत के लिए फर्स्ट जो है एट फर्स्ट वो कितने लेता है 150 रुपीज, वो सुना है ना 150 रुपया लेगा वो वाला, ठीक है ना। अब देखो सेकंड के लिए वो कितना लेता है 150 में से में कितना ऐड कर दिया वो 5 रुपीज, 5 लेता है, कितना लेता है 50, तो कितना हो गया ये 200 रुपीज। डन। अब जैसे मान लो थर्ड वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो थर्ड वाले के लिए कितना लेता है, ये सेकंड टर्म तो ये था ही, इसमें कितना कर दिया 50 रुपीज, तो कितना हो गया ये 250। तो हम कॉमन डिफरेंस अगर यहां निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखो 200 माइनस 150, d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, ये a1 है ये a2 है, और ये क्या हो गया हमारा a3। a2 माइनस a1 क्या निकालेंगे देखो 200 माइनस 150 कितना आ गया 50, बोलो सही है। उसके बाद में d2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 250 माइनस 200, तो ये भी कितना आ गया 50, ये दोनों बराबर है d1 इक्वल टू d2, और जब d1 और d2 बराबर हो जाते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि दी गई जो सीरीज यानी दिया गया जो प्रोग्रेशन है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो ये यहाँ बात आपको यहाँ नीचे लिख देनी है, सो गिवन जो कंडीशन मेक्स एन एपी, ठीक है ना, क्लियर। आगे देखो, देखो आगे, अब देखो आगे देखो, ये एक और क्वेश्चन है इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इधर बच्चों, इधर देखो, इसका इंपॉर्टेंट होने का रीजन क्या है, इसका इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये है क्योंकि 10th क्लास में कहीं पर भी डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन नहीं है। अब डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन नहीं होता है तो स्टूडेंट को जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, ये इसमें प्रॉब्लम आती है ना। अब देखो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8 रुपीज पर एनम, 8% पर एनम, पर एनम। अब देखो पर एनम की बात करता है तो यहाँ पर प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000 रुपीज, ठीक है, रेट अब आपको दे रखी है कितना 8%, और जो टाइम आपको दे रखा है वो क्या कितना दे रखा है 4 ईयर कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है व्हेन दिस इज डिपॉजिट एट अकाउंट एवरी ईयर, एवरी यानी 1 ईयर, ठीक है। तो अब इसका आपको क्या निकालना है, ये कह रहा है कि क्या बताओ कि क्या ये एक एपी बनाती है नहीं बनाती। तो अब आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो वहां अमाउंट का फॉर्मूला होता है बेटा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n कह दो या t कह दो, अलग अलग तरीके से इसे शो किया जाता है। प्रिंसिपल कितना है बेटा 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट कितना है 8 अपॉन 100 पावर n, n मतलब क्या है यहाँ पर 1 ईयर, तो यहाँ 1 हो गया, तो 10,000 और ये कितना हो गया 100 और 8 कितना हो गया 108 अपॉन 1000 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए,
10 8 और ये 00 लगा दो तो 10,800 रुपये, 10,800। ठीक है, अब एक चीज देखो जरा गौर करके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है एक बार ये समझो। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि मतलब कि पुराने समय में जब किसान को दिया जाता था तो किसान इसके चक्र में जाके फंस जाता था, नाम ही निकाल दिया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र, ऐसा चक्र घूमता है और उसमें वृद्धि होती चली जाती है कर्जे पर। ठीक है ना, एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि जो अमाउंट आपका लगा, अब अगले साल यानी एक जिस समय के लिए आपको पैसा दिया गया अगले साल, अब उसके ऊपर ब्याज लगेगा। ठीक है, और फिर उसके अगले साल उसके ऊपर ब्याज लगेगा। जैसे रियल लाइफ में जो आप जितना भी अब आप अमाउंट लेते हो कहीं से किसी से लेते हो तो वो मोस्टली वो होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लिया जाता है। जैसे मान लो कहीं पर 1,00,000 रुपए किसी ने उधार लिए किसी से, है ना, लेना मत जाके ले लो कहीं, है ना, कहीं पे किसी ने जाके 1,00,000 रुपए उधार लिया। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो कि एक फिक्स परसेंटेज से अगर सिंपल इंटरेस्ट लिया तो मान लो किसी ने कहा कि 2% के हिसाब से मैं लूंगा। ठीक है, अब 2% के हिसाब से 1,00,000 रुपए का 2% जो भी होगा वो उतने रुपए एज ए इंटरेस्ट तौर पर वो जितने रुपए की किस्त बंधवाता है वो उसमें देता चला जाएगा। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 10वें महीने भी अब आप जो अमाउंट दोगे तो आपका जो ब्याज लगेगा, जो इंटरेस्ट जो आपका लगेगा वो पुराने वाले पर ही लगेगा जितना भी आप दे रहे हो। ये नहीं है कि अब आपकी कितनी वैल्यू रही होगी इस पैसे की, ऐसे नहीं होता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है। अब देखो, देखा जाए, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इस क्वेश्चन में अब प्रिंसिपल के लिए ये यूज होगा, प्रिंसिपल की जगह। तो सेकंड, तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। देखो ये तो हो गया A1 जहां से शुरुआत आपने की, ये हो गया आपका A2 10,800। अब A3 के लिए तो देखो 4A3, A2 जो होगा वही अब आपका प्रिंसिपल होगा, वो होगा 10,800 रुपए। ठीक है, और फिर उसके बाद में अब आपकी रेट अभी भी कितनी है, वही 8%, और टाइम कितना है, 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। अब देखो, तो वही अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, वही प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। जो लोग आपको ऐसे कहे ना कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते तो उनसे इतना सा पूछ लेना, पेपर में आप बनाओगे क्या, इतना सा पूछ लेना उनसे ईमानदारी से, है ना, कि पेपर आप बनाओगे क्या। तो वो वही प्रॉब्लम क्या है कि 10th क्लास में है ना, बुक्स में ये है ना, और इस चीज से अपना हाथ पलड़ा झाड़ने के लिए कोई कराना ही से पसंद नहीं करता है। कराओ ना, मैं तो कहता हूँ बच्चे को नॉलेज तो हो ही रही है ना, अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वगैरह इसकी नॉलेज तो हो ही रही है। 11th 12th में तो वैसे ही कहीं नहीं आना ये। ठीक है, 8th क्लास में बच्चा पढ़ता है, 9th में वैसे ही हट गया, इसलिए प्रॉब्लम आएगी ये। ठीक है ना, इसको समझ लेना अच्छे से। अब आपका अमाउंट प्रिंसिपल जो है वो ये हो गया, और 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर n यानी 1। अब अमाउंट इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या हो गया, देखो 10,800 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100, और पावर में 1 है ही, ये 20 से 20 भी कट गए। a इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई बाय 108, अब आपको यहाँ करना पड़ेगा 108 इंटू 108, चलो कर ही दो, स्क्वायर तो आपको पता नहीं होगा। देखो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 000, डबल मल्टीप्लाई 8 0 1 4 6, 8 और 8 16 का 6, कैरी में 1 1, तो ये कितना हो गया 11664, 11664। अब यहाँ पर जरा आप D1 निकालो तो वो कितना होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है बेटा, 10,800 माइनस 10,000, तो वो कितना आ गया 800। सही है, फिर D2 निकालो तो वो कितना हो गया A3 माइनस A2, तो ये कितना हो गया 11664 माइनस 10,800। अब सही है ना, डन, चेक। अब देखो आगे देखो, तो यहां पर अब आपने एक चीज देखी क्या कि D1 नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, D2, D1 नॉट इक्वल टू D2, तो यानी ये AP है या नहीं है, नहीं है ये AP। सही है ना, डन। अब देखो उसके आगे लिख दो, तो यहां पर लिख दो ये बात, सो इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, अब देखो आगे, तो इस प्रकार से हमने ये अभी तक के आपकी स्कूल में और हर जगह जिन क्वेश्चंस को बकवास बताया जाता है उन क्वेश्चंस को हमने अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, देखो अब आगे कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बिलो। अब जरा एक चीज सुनो ध्यान से, अभी तक आपको nth टर्म का के फॉर्मूले की नॉलेज मैंने तो दे दी, लेकिन आपकी बुक वाले ने नहीं दी है।
तो इस चीज से बचने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा एफर्ट। देखो सेकंड का फर्स्ट है, ए आपको 10 दे रखा है और डी आपको 10 दे रखा है। फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो। फर्स्ट फोर टर्म आपको निकालनी है, फर्स्ट फोर टर्म। अब किसी भी एपी की फर्स्ट फोर टर्म कैसे निकलती है, देखो फर्स्ट फोर टर्म कैसी रही होगी, A1 रहा होगा, A2 रहा होगा, A3 रहा होगा, A4 रहा होगा, यही होती है फर्स्ट फोर टर्म। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनना, जो आपका नंबर ऑफ टर्म होता है ना n, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वहां आपको लिखना पड़ेगा नेग्लिजिबल, ना ही कभी वो नेगेटिव में फ्रैक्शनल आना चाहिए, क्योंकि n क्या है, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या है, वो किसी की काउंटिंग है, किसी का नंबर है, वो 3.5 4.5 कभी कोई चीज हो नहीं सकती है। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो कि आपको ये पूछा जाए कि लकड़ी के गट्ठर रखे हुए हैं, ठीक है, लॉग्स रखे हुए हैं लकड़ी के, ठीक है ना, वुडन लॉग्स रखे हुए हैं, तो उनकी संख्या या तो वो नहीं होगी, वो यानी नहीं होगी तो जीरो, जीरो से कम तो वो इसलिए नहीं हो सकता। और जैसे मान लो वो कुछ आए, 5 आए, 7 आए, 2 लाख आए, कुछ भी आ सकती है वो, लेकिन वो क्या होगी, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो, अरे किसी के मुंह से ये थोड़ी सी सुना है कि ये 4.5 पेन दे दो। 4.5 पेन क्या होता है ना। तो ये किसी की टर्म्स होती है, 3 होगा या फिर 4 होगा, 4 होगा या फिर 5 होगा, है ना। अब ये A1 A2 देखो, अब A कैसे निकालेगा, A जो है वही आपका क्या है, A1 है, तो ये तो हो गई आपकी 10। A2 निकालने के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या बताया था, कि फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देंगे हम लोग। फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, 10 + 10 कितना हो गया, 20। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे अगर मेरे भाई की एज तक पहुंचना है तो हम दोनों के बीच की एज का जो डिफरेंस है उसे ऐड करना पड़ेगा, मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये कितना हो गया, देखो 20 + 10 कितना हो गया बेटा, 30। A4 निकालने के लिए क्या करूंगा, A3 + D, तो वो कितना हो गया, 30 + 10 वो कितना हो गया, 40। तो फर्स्ट ये लिखेंगे, सो फर्स्ट 4 टर्म्स A1, A2, A3, A4 कितना हो गया, 10, 20, 30 और ये क्या हो गया, 40। आंसर आ गई बात समझ में? बोलो, इतनी बात किसी को समझ में नहीं आई हो तो बताओ। सही है, डन, बोलो, हाँ बोलो बोलो। ये वाला A2 अरे मतलब सेकंड टर्म तक हमें पहुंचने के लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है। ऐड कर दिया तो 10 + 10 कितना हो गया, 20 हो गया। थर्ड टर्म तक अगर हमें पहुंचना है तो सेकंड टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दो। ऐसे हमेशा याद रखो कि जितने भी नंबर की आपको टर्म पता करनी है उससे एक नंबर कम टर्म वाले को में डिफरेंस को ऐड कर दो, उससे एक कम नंबर वाली टर्म को में डिफरेंस को ऐड कर दो तो आप पहुंच जाओगे। सही है, अब आया समझ में अच्छे से? आगे सुनो, देखो देखो अब हम बात करते हैं, तो इसका और एक थोड़ा सा जो प्रॉब्लम देने वाला बच्चों को जो क्वेश्चन है वो इसका फर्स्ट का फिफ्थ है ना। बाकी आप लोग ट्राई करना, और फिर भी नहीं आए समझ में तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है ही, जनता जनार्दन, है ना। समझ में नहीं आया तो बताना, इसमें ट्राई करना। देखो क्वेश्चन सब कुछ सारा का सारा देखो, मटेरियल बताने से होगा कुछ नहीं, वो ऑलरेडी आपके पास यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे भी एक क्लिक पर आजकल मिल जाता है। हमें हमारे टाइम पे नेट में मिलता ही नहीं था कुछ, कोई पढ़ता ही नहीं था, नेट पे पढ़ने वाले को तो अमीर समझते थे, भाई यही है सबसे ज्यादा पैसे वाला, यही है। अब देखो फर्स्ट फोर टर्म्स, तो फर्स्ट फोर टर्म क्या होगी, A1 = A = -1.25, A2 = क्या होगा, वही एक नंबर कम वाली में डिफरेंस को ऐड कर दो, यानी A + D, तो -1.25 प्लस D कितना है, -0.25, सही है ना। तो ये कितना हो गया, देखो -1.25 प्लस माइनस माइनस का 0.25, तो ये कितना हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का 25 और 25 हो गया 50, तो ये हो गया माइनस का 1.50, 1.50। ये क्या हो गया बेटा, A2 हो गया। अब A3 निकालने के लिए क्या करें, A2 + D, तो ये क्या होगा, A2 कितना हो गया, ये रहा माइनस का 1.50, और डिफरेंस कितना है इसके बीच का, माइनस का 0.25, माइनस के 1.50 प्लस माइनस माइनस का 0.50, ये कितना हो गया, माइनस का 1.75। क्लियर? स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम असल में ये आती है कि वो उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आते ही नहीं है डेसिमल्स के, वो 9th 10th में पहुंच गए, आते ही नहीं है। यही देखा जाए तो इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अगर डेसिमल्स के आपको एडिशन और
सब्ट्रैक्शन अगर आपको आते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं इसमें, है ना। तो ये हो गया। अब देखो ये हो गया आपका A3। A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 प्लस डी। A3 कितना है, माइनस के 1.75 और D कितना है आपका, माइनस के 0.25। तो ये कितना हो गया, देखो 1.75 और 0.25 होता है 2.00, 2.0 रीलोडेड गन, वो वाला 2.0 है ना, तो माइनस का 2। 0.00 लिखने से कोई फायदा तो है नहीं, तो 0.2 ही लिख देंगे इसको। तो यहां पर आपने एक चीज देखी, यहां आप लिख सकते हो सो फर्स्ट फोर टर्म्स, ठीक है। तो A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4, तो वो क्या देखो A1 क्या हो गया, माइनस के 1.25, कॉमा लगा के कितना हो गया, माइनस के 1.50, कॉमा लगा के कितना हो गया, माइनस के 1.75 और कॉमा लगा के क्या हो गया, माइनस का 2। ये इस तरीके से 4 टर्म्स हो गई। आ गई बात समझ में, अच्छे से पक्का समझ में आया। देखो अब आगे बात करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो देखो फॉर द फॉलोइंग एपी 3 1 माइनस 1 माइनस 3, 3 1 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। कॉमा डॉट 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 डॉट, इस दी गई एपी का एक तो हमें फर्स्ट टर्म बताना है और एक कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब हमेशा ये मत लेना कि A2 माइनस A1, बस खत्म हो गई बात, है ना। देखो तो हमें ऐसे लिखना है, फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू कितना हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या हो गया बेटा। अब लेकिन एक बात है, यहां पर लग गया था आप सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तो बता ही दो कम से कम। A2 इक्वल टू क्या हो गया 1 और थर्ड टर्म कितनी हो गई, A2 वो A3 कितना हो गया माइनस का 1, सही है। D क्या हो गया A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया बेटा, देखो 1 और माइनस A1 कितना हो गया 3, कितना आ गया ये माइनस 2, माइनस का 2। स्टूडेंट को लगता है ठीक है साहब हो गया आंसर बस बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इसमें सेकंड डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। तो सिमिलरली D2 इक्वल टू क्या हो गया A3 माइनस A2, कितना हो गया A3 कितना है देखो माइनस 1, एक माइनस फॉर्मूले का, A2 कितना है हमारा 1, तो माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस 2। तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2 और कॉमा लगा के A1 इक्वल टू A इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। शुरुआत में आपका एपी से इसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ हमें असल में कुछ आता है, ठीक है ना। और आपको अपनी हकीकत बताएंगे आगे वाले क्वेश्चन धीरे धीरे। हालांकि एपी देखो वैसे तो बहुत आसान पड़ती है, अगर आप इसको रेगुलर पढ़ोगे और एक बार में बेसिक समझने की कोशिश करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी, है ना। देखो आगे देखो, वही हर बार की तरह जो प्रॉब्लम आपको देते हैं वो पॉइंट्स वाले, अगर देखो पॉइंट्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आपको आते हैं तो वो वाले क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक वैसा ही क्वेश्चन एक बार और ले लेता हूं मैं। देखो थर्ड का है आपका, फोर्थ नंबर का 0.6 1.7 2.8 2.8। अब देखो ए जिसे क्या कहते हो आप फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6, ठीक है। डी निकालने के लिए D1 इक्वल टू और लगे हाथ इसको और क्या दो, देखो A2 इक्वल टू क्या हो गया 1.7, A3 इक्वल टू क्या हो गया 2.8। तो देखो अब D1 निकालने क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6 कितना हो गया ये बोलो बोलो 1.1, क्या हो गया 1.1। आगे देखो D2 निकालने के लिए क्या करोगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 2.8 और माइनस A2 कितना है 1.7, कितना हो गया ये
1.1, तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू क्या हो गया 1.1, और आपका जो A1 है वो कितना हो गया 0.6। आंसर क्लियर, डन। अरे डन। आगे देखो, तो अगर आपको इस तरीके से, यानी देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपको पॉइंट्स वाले जो डेसिमल वाले हैं वो आपको आने ही चाहिए। ये अपने आप में ही देखा जाए तो बहुत शर्म की बात है कि अगर किसी को ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आते हैं तो, क्योंकि देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन से आपकी शुरुआत की मैथ आपकी चलती है ना। अब आगे देखो, इसका थर्ड वाले पे भी एक बार बात कर लेते हैं। देखो फ्रिक्शनल वाले, बोलो कौन सा 30। अब देखो आगे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अब एपी कौन होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया क्या होता है एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। a2 माइनस ए वन करने पर d1 आता है और a3 माइनस ए टू करने पर d2 आता है, सही है। तो जिनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे दी गई सीरीज, हम क्या कहते हैं, दिया गया प्रोग्रेशन एक क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी वो एपी है। तो अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो 2 4 8 16, फोर्थ नंबर का फर्स्ट है 2 4 8 16, सही है। अब देखो 2 4 8 16 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भाई a1 क्या है 2, a1 a2 कितना है 4, a3 क्या है 8, यहां से d1 निकल जाएगा आपका a2 माइनस ए वन, और वो कितना हो गया 4 माइनस टू, कितना हो गया 2। और d2 निकालने के लिए इस इन दोनों की सहायता से देखो a3 माइनस a2, वो कितना हो गया 8 माइनस 4, कितना आ गया 4। क्या ये AP है, नहीं है, क्योंकि d1 नॉट इक्वल टू क्या है d2, सो इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP। ये AP नहीं बनाती है, ठीक है। अब देखो आगे, इसके क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, इससे ज्यादा बड़े आते नहीं है अगर आप उन पर बात करो। और फिर जब फिर बड़े, तो फिर इतने बड़े हैं कि वो आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे। देखो प्रैक्टिस तो आपको इसमें बढ़ानी पड़ेगी, है ना। अब वैसे तो देखो करने वाले कई क्वेश्चन है इसमें, पर हम यहां बात करेंगे फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की, फोर्थ का फिफ्थ। वो क्या है 3 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। अब देखो यहां पर अब आपको एक बेसिक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, है ना। और वो बेसिक कंसेप्ट क्या है, देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या रूट वाले नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते। रूट वाले नंबर अगर आपको पता है ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं और कौन से वाले होते हैं, होते तो है लेकिन कौन से वाले होते हैं, अगर ये आपको पता है तो आप इसमें कुछ कर सकते हो, है ना। रूट वाले नंबर देखो कैसे करते हैं, देखो हमेशा कुछ चीजें हमेशा याद रखो। देखो क्या, देखो यहां बताता हूं, रूट एक्स और रूट वाई कभी भी रूट एक्स प्लस वाई नहीं होते। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है मान लो रूट 2 और रूट 3, तो ऐसे लिख देते हैं कुछ लोग रूट 5, 2 + 3, ऐसा नहीं होता कभी भी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगली बात समझ में। आगे देखो, ना ही माइनस होता है, ना ही माइनस होता है, ना तो ये होगा और ना ही रूट में -1 होगा। रूट में -1 के लिए मैंने एक रील बनाई थी, अगर किसी टाइम पे याद हो तो आपको, एक शॉर्ट्स बनाकर इस पर डाला था कि √-1 की वैल्यू तो आयोटा होती है कि इमेजिनरी, है ना। अब देखो ये हो गया। अच्छा, क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या सर, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट वाई, तो क्या ये वैसे हो सकता है कि रूट एक्स वाई, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। √2 इंटू √3 जो है वो √6 होता है, सही है। सर क्या रूट एक्स में रूट वाई का डिवाइड जा सकता है क्या, है ना। तो उसके लिए जैसे √2 में √3 का आप डिवाइड दोगे, वो तभी दे पाओगे जब जाता है, जब जाता है तो आपको इसकी कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो 1.41 में 1.73 का डिवाइड दोगे और एंड सो ऑन, फिर उसे सॉल्व करोगे, है ना। सिंपली जो नंबर है उसका तो डिवाइड यूं नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ऐसे जरूर जा सकता है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि 4 और कहीं पर लिखा हुआ है मान लो 4√3, तो ऐसे जरूर जा सकता है, तो ये 1/√3 हो गया। आ गई बात समझ में, ये ऐसे हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। हाँ इसे ही आप
इसे ही आप अंडर रूट में x अपॉन वाई भी लिख सकते हैं, यानी पूरे के अपॉन में। अगर न्यूमरेटर में रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है तो आप उसको कुल मिलाकर अपॉन में रूट लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे, तो इसका अब हमें इसमें, अच्छा एक चीज और अब यहां से सीखो, देखो बेटा इसमें अब हमें क्या करना है, हमेशा याद रखो कुछ चीजें, और वो क्या कि रूट वाले सेम नंबर जो है वो ऐड हो जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको रूट एक्स और रूट एक्स ऐड करना है तो वो 2 रूट एक्स हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ करके लिख देंगे उसको, वो जितनी बार है वो लिख दो। एक बार के लिए रूट एक्स को भी आप एक्स ही मानो, तो एक्स और एक्स कितना होता है, 2x होता है। एक्स और वाई ऐड नहीं होता इसलिए रूट एक्स और रूट वाई भी ऐड नहीं होता, है ना। और अगर ऐसा हो जाए तो ये कट ही जाएंगे, क्योंकि रूट एक्स प्लस का है, रूट एक्स माइनस का है, तो वो कट ही जाएंगे, है ना। तो इसको तो छोड़ो और बस ये 2 रूट एक्स हो गया। अब एक चीज गौर करो, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है a1 जो है वो 3 हो गया, a2 जो है वो आपका 3 प्लस रूट 2 हो गया, a3 जो है वो आपका 3 प्लस 2 रूट 2 हो गया, और a4 जो है आपका 3 प्लस 3 रूट 2 हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें दिए गए क्वेश्चन में अब आपको ये पता करना है कि क्या ये दी गई प्रोग्रेशन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म वगैरह तो ये बात बता चुके आप, तो अब आप यहाँ बता दो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी, वो क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कितना हो गया बेटा 3 प्लस रूट 2, और माइनस a1 कितना है 3, ये 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया रूट 2, इसे ही आप d1 कह दो, d1, ठीक है। इस पर ब्लॉक लगाओ, देखो काम का ही है, यही इस बात को तय करेगा, इस बात को प्रूव करेगा कि दिया गया जो प्रोग्रेशन है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ठीक है। अब देखो अब क्या निकालेंगे बोलो, d2, d2 क्या होता है a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, तो a3 कितना है देखो 3 प्लस 2 रूट 2, और माइनस a2 कितना है ये। अब कुछ बच्चे देखो ये गलती कर देते हैं, गलती है, कैसे गलती है, यहाँ ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये दो क्वांटिटी है, बाहर वाले माइनस का साइन से अंदर वाले साइन चेंज होंगे, इसलिए बच्चा ब्रैकेट नहीं लगाएगा, गलती कर दोगे। 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 3 माइनस का रूट 2, ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में से एक बार रूट 2 चल गया, लेस हो गया, तो क्या बचा ओनली रूट 2, तो ये क्या आ गया आपका d2, d2 आ गया, d1 आ गया। आपकी इच्छा हो तो d3 निकाल लो, 3 प्लस 3 रूट 2 में से 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 में से 3 प्लस 2 रूट 2 लेस करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ओनली रूट 2 बचेगा, तो ये रूट 2 बच गया। तो यहाँ सो d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू क्या हो गया रूट 2, सो इट फॉर्म्स एन AP, तो ये क्या बनाते हैं इसलिए AP बनाते हैं, सही है पक्का। आगे बढ़े, देखो ये वो चीजें हैं जो आपको 8th 9th में ही असल में बता दी जाती है और आपको पता भी होनी चाहिए, लेकिन 10th क्लास में क्या है, असल में सीरियस ही आप लोग 10th में होते हो, थोड़ा बहुत डर रहता है ना, क्योंकि पास पास है ना, कि पास करना है, पास करना है ना। अब देखो आगे देखो, अब हम बात करते हैं आगे, ये आप लोग कर लेंगे, ये क्वेश्चन देखो A 2A 3A 4A, 10th नंबर का क्वेश्चन है A 2A 3A 4A। सर A तो पहले से ही है, देखो इसमें फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी है आपकी, है ना। फर्स्ट टर्म यहाँ पर A है, लेकिन उस A को आपको कुछ अलग तरीके से शो करना पड़ेगा, तो फर्स्ट टर्म कैपिटल A जो है वो हो गई आपकी स्मॉल a, सेकंड टर्म जो है आपकी ये 1 है, A2 जो है वो आपकी क्या हो गई 2A, और थर्ड टर्म जो है वो आपकी हो गई A3 इक्वल टू क्या हो गई आपकी 3A, सही है। अब D निकालो, D निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल A2 माइनस कैपिटल A1, यहां हमें कैपिटल मानना पड़ेगा अलग दिखाने के लिए, है ना। 2A में से A लेस करा तो कितना आ गया A, तो ये आ गया D, इसे D1 कह दो। D2 निकालो तो क्या हो गया A3 माइनस A2, क्या हो गया 3A में से 2A लेस कर दो, क्या बचा A, तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू A, तो इट फॉर्म्स एन AP, इट फॉर्म्स एन
AP। अगर ये AP बनाती है तो फिर आप इसमें आगे बढ़े। सही है, डन। आगे देखो, अब एक क्वेश्चन ये है आपका, देखो इसमें क्या करना है, √2, √8, √18 ये बताएं, ये बताएं बेटा। 11th नंबर का क्वेश्चन देखो एक बार, देखिए 11th में कोई डाउट हो तो। ए स्क्वायर पावर बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है AP बन ही नहीं सकती वो, है ना। आगे देखो, √2, √8, √18, √2, √18, 8 है ना, और √18 कितना हो गया, √32 कॉमा डॉट 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 डॉट। सही है, सही है। अब देखो इसको, अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा पहले ये पता होना चाहिए कि रूट के नंबर को लिखते कैसे हैं, रूट के नंबर को लिखते कैसे हैं, क्या होता है रूट को निकालने का तरीका। तो देखो इधर 2 तो एज इट इज है ही। अब 4 का रूट क्या होता है आपने, तो अब आप बोलोगे सर क्या 8 जो है वो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं सर, तो इसका रूट तो कैसे निकालेंगे। तो जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसके आप एलसीएम ले लो, 8 ले लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2, हर एक पेयर में से एक ले लो। ये तो हो गया 2। अब ये तो है नहीं इसका कोई पेयर, लेकिन किसी भी नंबर को अपने रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो √2 इंटू √2 करोगे तो वो 2 पे पहुंच जाओगे। कैसे पहुंच जाओगे, √4 होता है, 2 2 जा 4 रूट का रूट, और 4 का रूट तो क्या होता है 2, क्या होता है। तो किसी भी नंबर के रूट का स्क्वायर वो नंबर खुद होता है। तो ये हो गया, और √2 इसमें से भी एक ले लिया तो क्या बच गया √2। तो 8 को क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 √2। 18 को देख लो, 18, 2 9 या 18, ये पेयर में से ले लिया 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो क्या आ गया 3 √2। इसको देखो 32, 2 का दिया 16 बार, 2 का दिया 8 बार, 2 का दिया 4 बार, 2 का दिया 2 बार, 2 का दिया 1 बार। सही है, पेयर में से एक, पेयर में से एक, इस पेयर में से भी एक एक ले लोगे तो 2 2 जा 4, और ये 2 क्या होता है, √2 इंटू √2, तो ये हो गया 4 √2, 4 √2। आ गई बात समझ में अच्छे से, पक्का, डन। आगे देखो, तो यानी अब हम इस एपी को अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं थोड़ा सा। 2 को √2 तो एज इट इज, कॉमा √8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 √2, कॉमा 18 को क्या लिख सकते हो आप, 3 √2, और इसे क्या लिख दोगे 4 √2। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप इसमें क्या कर दोगे, देखो स्क्वायर ले सकते हो आप इसमें। जैसे 2 √2 का आप स्क्वायर लेके देखोगे तो 2 √2 का स्क्वायर करोगे, देखो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का क्या होता है 2, 4 2 जा 8, वही नंबर अपने आप ही आ जाएगा, है ना। यहां पर इसका लो देखो, 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2, 9 2 जा 18, इसका स्क्वायर लोगे 4 4 जा 16, √2 का क्या होता है 2, 16 2 जा 32। सही है, डन। अब देखो आगे, तो बस एपी बनी गई। तो ये क्वेश्चन तो वैसा ही हो गया रूट वाले जैसे, वो अभी हमने किया था √2, 2 + 2 √2, 3 + 2 √2, 4 + ये इतना, है ना। देखो अब इसमें A1 इक्वल टू √2, A2 इक्वल टू 2 √2, A3 इक्वल टू 3 √2। डी निकालने के लिए A3, A2 माइनस A1, A1 D1 निकालने के लिए तो 2 √2 में से √2 लेस करा। सेम वाली रूट वाली क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है ना। तो देखो, तो ये कितना हो गया, 2 √2 में से √2 गया तो √2, तो D1 इक्वल टू √2। अब D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2, तो कितना आ गया A3, 3 √2 में से क्या लेस करेंगे, 2 √2, 2 √2, तो कितना हो गया 3 बार √2 में से एक 2 बार √2 चल गया तो कितना बचा, बोलो √2, √2। तो ये देखो D1 और D2 एक दूसरे के इक्वल है, तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू कितना आ गया, √2। D1 और D2 अगर एक दूसरे के इक्वल है तो इट फॉर्म्स एन एपी, ये बात लिख देना, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, देखो अब एक थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूं, देखो क्या है। जैसे कि आपका ये 13th नंबर का इसका क्वेश्चन है, √3, √6, √9, √12, डॉट 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 डॉट। इसका 14th नंबर का क्वेश्चन है आपका, है ना। इसमें 14th नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो ये क्या है आपका,
1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा डॉट 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 डॉट। और ये 15th नंबर का क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73। ठीक है, अब ये है, देखो इसमें थोड़ा सा बता देता हूं, देखो इधर ये √3 तो एज इट इज, ये √6 भी एज इट इज। ठीक है, इस √6 को आप सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी अपनी सुविधा के लिए √2 इंटू √3 लिख लेना, √2 इंटू √3। जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया कि रूट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई तो हो सकता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3, तो √3 कितना हो गया 3, √9 सही है। या फिर आप चाहो तो इसे सिर्फ 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि 9 का √3 होता है ना। और 12 को तो आप लिख के आए हो, क्या लिख के आए हो बोलो बोलो, 2√3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 4 जा 12, सही है। अब देखो इसमें d1 निकालने के लिए क्या करोगे, a1 तो निकल गया, a1 तो आप निकाल लोगे √3, d1 निकालो, देखो √2 इंटू √3 माइनस का √3, तो ये कितना आ गया √3, इसमें से √2 माइनस 1 क्या आ गया, √2 माइनस 1। तो देखो इसमें d2 निकालो, d2 कितना आ गया बेटा बोलो, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना है बोलो 3 माइनस a2 कितना है √2 इंटू √3। ठीक है, डन। अब देखो इसमें प्रॉब्लम, अब बच्चे को यहां लगता है अरे यार यार कुछ हो ही नहीं रहा, अब तो अब क्या करें अब क्या करें ना। देखो ध्यान से सुनो, इस √3 को आपने क्या लिखा था, √3 इंटू √3। कोई भी नंबर अपने रूट का स्क्वायर तो होता ही है, ये बात मैं बता चुका हूं। √3 कॉमन ले लो तो कितना आ गया, √3 कॉमन लोगे तो कितना आएगा बोलो, एक √3 बचा माइनस का √2। अब लेकिन वही बात है, देखो होने को तो एपी नहीं है, लेकिन ये बात आप क्लियरली बताना तो जरूरी पड़ेगा ना आपको। आप यहाँ के ये नहीं कह सकते कि भाई कोई कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, आप यहाँ के नहीं बोल सकते, आपको यहाँ बताना पड़ेगा। अब देखो ये तो हो गया d2, कितना हो गया ये तो d2, और d1 कैसे निकाला, 2√3 में से √3 लेस करा, √3 कॉमन ले लिया तो √2 माइनस 1, तो d1 नॉट इक्वल टू d2, तो इट डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, इसका 14th नंबर का क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1, इसमें पहले स्क्वायर को सोल्व करके एपी बनानी पड़ेगी। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, तो क्लियरली दिख रहा है एपी नहीं है। इसमें 8 का डिफरेंस है, इसमें आप देख रहे हो तो कितने का डिफरेंस है, 14 का, कितना 16 का डिफरेंस है, इसमें 24 का, तो कहीं पे भी एपी नहीं है, तो ये तो नहीं है, ये यहीं प्रूव हो गया है। तो करके दिखाना लेकिन, है ना। 15th नंबर का देखो क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और ये 73। अब इसमें क्या करना है, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 25 माइनस 1, कितना आ गया 24। आ रहा है समझ में अच्छे से, ठीक है ना। d1 a2 d2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 49 माइनस 25, ये भी कितना आ गया देखो, 9 में से 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, तो ये भी इक्वल। अब जरा d3 भी निकाल दो इसकी सहूलियत के लिए, 73 माइनस a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, तो 73 में से 49 लेस करो, देखो 13 में से 9 गए तो 4, 6 में से 4 गए तो 2, तो ये भी आ गया। तो 24 सारे इक्वल आ गए। यहाँ लिख देंगे d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, तो हमने हमारी इच्छा के लिए निकाला है, यहाँ लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। 24 d3 को आप यहाँ लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। 24 हो गया, 24 हो गया तो d1 और d2 अगर एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो आप ये एपी बनाती है। क्लियर। अब ये इस तरीके से यह आपका 5.1 एक्सरसाइज आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइप के और आपकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे nth टर्म के लिए, ठीक है। 5.2 और 5.3 के ऊपर और बात करते हैं, ठीक है।